स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ जो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून से खबर सामने आ रही है। राष्ट्रीय खेल दिवस पर कार्यक्रम आयोजित सीएम धामी बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में हुए शामिल। विभागीय मंत्री रेखा आर्या भी रहे मौजूद। विजेता खिलाड़ियों को सरकार ने किया सम्मानित। तो राष्ट्रीय खेल दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन और विजेता खिलाड़ियों को सरकार ने सम्मानित किया। चयनित खिलाड़ियों की छात्रवृत्ति का किया गया विस्तार। सीएम उदीयमान खिलाड़ी योजना के तहत विस्तार किया गया। विजेता खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को मिली सम्मान पुरस्कार राशि। तो ये जानकारी सामने आ रही है। और सीएम उदीयमान खिलाड़ी योजना के तहत विस्तार किया गया, जहां चयनित खिलाड़ियों की छात्रवृत्ति का विस्तार किया गया और विजेता खिलाड़ियों को सरकार ने सम्मानित किया। देहरादून से ये जानकारी सामने आ रही। राष्ट्रीय खेल दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए और विजेता खिलाड़ियों प्रशिक्षकों को सम्मान दिया गया, पुरस्कार राशि दी गई। राष्ट्रीय खेल दिवस पर कार्यक्रम आयोजित की गई और विभागीय मंत्री रेखा आर्या भी इसमें मौजूद रही। साथ ही विजेता खिलाड़ियों को सरकार ने सम्मानित किया। चयनित खिलाड़ियों की छात्रवृत्ति का भी विस्तार किया गया। देहरादून से यह जानकारी सामने आ रही। राष्ट्रीय खेल दिवस पर कार्यक्रम आयोजित सीएम धामी बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शामिल हुए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभय कैंथुरा देहरादून से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। अभय, राष्ट्रीय खेल दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, मुख्यमंत्री खुद इसमें बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए, क्या कुछ खास रहा इस दौरान? दीपिका, ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर आज देहरादून में खेल विभाग की तरफ से जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, उसमें खिलाड़ियों को सम्मानित करने का काम सरकार की तरफ से किया गया। जो खेल प्रशिक्षक थे उनको भी सरकार की तरफ से सम्मानित किया गया। इस दौरान जो राज्य के 4 ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ी जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व किया था, उन सभी खिलाड़ियों को भी सम्मानित करने का काम सरकार की तरफ से किया गया। 3 खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद रही, जबकि जो चौथे खिलाड़ी थे बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन, वो यहाँ पर नहीं मौजूद थे क्योंकि वो किसी देश में दूसरी प्रतियोगिताओं में इस समय हिस्सा वहां पर ले रहे हैं, देश का प्रतिनिधित्व वहां पर कर रहे हैं। ऐसे में उनकी जगह उनके जो परिजन थे वो यहाँ पर मौजूद थे। 4 प्रतिभावान खिलाड़ियों को, जिसमें आप कह सकते हैं कि लक्ष्य सेन जो बैडमिंटन खिलाड़ी, अंकिता ध्यानी, सूरज पवार, जो 4 खिलाड़ी थे जिन्होंने इस पेरिस ओलंपिक में विभिन्न स्पर्धाओं में अपने देश का प्रतिनिधित्व किया था, उन सभी को सरकार की तरफ से सम्मानित करने का काम यहाँ पर किया गया। सभी 4 खिलाड़ियों को सरकार की तरफ से 50 लाख रुपए की एक सहायता राशि भी यहाँ पर दी गई है। उन्हें एक मेडल देने का काम सरकार की तरफ से किया गया। और जो दूसरे प्रतिभावान खिलाड़ी हैं उन सभी को ऐसे खिलाड़ियों से प्रेरणा लेने के लिए यहाँ पर कहा गया, ताकि वो सभी लोग अपने अपने खेल के क्षेत्र में देश और राज्य का नाम रोशन कर सकें। और जिस प्रकार से राज्य सरकार अब खेल की सुविधाओं को बढ़ाने का काम उत्तराखंड में कर रही है, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में इसके और सकारात्मक परिणाम और ओजस्वी प्रतिभावान खिलाड़ी भी राज्य का यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो राज्य का प्रतिनिधित्व यहाँ पर करेंगे। देश के लिए मेडल लाने का काम उनकी तरफ से यहाँ पर किया जाएगा। दूसरा, इस जो आयोजन का जो यहाँ पर करने का जो उद्देश्य था वो ये था कि सरकार अपने स्तर पर जो राष्ट्रीय खेल 38वां जो राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में होने, उसकी मेजबानी के लिए भी अपनी तैयारियों को रखने का काम यहाँ पर कर रही थी, ताकि इन सब खिलाड़ियों की हौसला अफजाई यहाँ पर हो सके और ये सभी लोग उत्तराखंड राज्य का प्रतिनिधित्व कर सके और विभिन्न स्पर्धाओं में राज्य के लिए मेडल जीतने का काम यहाँ पर कर सके। ये कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार खिलाड़ियों के लिए उनकी योजनाओं को लाने का काम यहाँ पर कर रहे हैं, उनके लिए बेहतर खेल सुविधाएं देने का काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि सरकार राज्य के जो उदयमान जो खिलाड़ी हैं उनके भविष्य को लेकर संजीदगी से काम कर रही है और उसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलेंगे। जी अब है, जिस तरीके से अगर हम देखें खिलाड़ियों के लिए, चाहे शुरुआती दौर में अगर हम बात करें, जब शुरुआती दौर होते हैं तो लगभग जो अभिभावक होते हैं वो ये कहते हैं कि पढ़ाई
ज्यादा जरूरी है। और उसके अलावा अगर जिस तरीके से खेल की बात होती है तो कहीं ना कहीं वो साइड से रखने को कहा जाता है, लेकिन जब सरकार इस तरह से प्रोत्साहित कर रही है, आने वाला भविष्य प्रदेश का क्या होगा, क्योंकि तमाम तरह की योजनाएं और सरकार जो है खिलाड़ियों को सपोर्ट करने की जो पूरी कोशिश है वो अपनी तरफ से कर रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड राज्य के पास संसाधनों की बहुत बड़ी कमी यहाँ पर देखने को मिलती थी। सरकार के पास संसाधन अगर हो भी जाए तो फिर यहाँ पर वो खेल सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती थी, जिससे छात्रों को उनका बेहतर भविष्य इस खेल की दिशा में दिया जा सकता है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि सरकार अब खिलाड़ियों के प्रति कृत संकल्प है, उनके बेहतर भविष्य को संवारने का काम यहाँ पर कर रही है। और यही वजह कि राज्य में खेल की जो सुविधाएं थी उन सुविधाओं को विकसित करने का काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है। आप देहरादून में कह सकते हैं कि देहरादून में खेल गांव को बनाने का काम शुरू था। इसके अलावा हर जनपद में एक स्टेडियम बनाने का काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है। खेल विभाग को निर्देशित किया जा चुका है कि राज्य के जो उदयमान खिलाड़ी हैं उनको छात्रवृत्ति देने का काम यहाँ पर किया जाए। मुख्यमंत्री उदयमान छात्रवृत्ति योजना उनके लिए संचालित की जा रही है ताकि उनको एक बेहतर सुविधाएं और यहाँ पर दी जा सके। साथ ही जो स्पोर्ट्स कॉलेज या फिर दूसरे ऐसे संसाधन जिलों में हैं जहाँ से खेल को आगे बढ़ाया जा सकता है, तो ऐसे सेक्टर्स में काम करने के लिए अधिकारियों को कहा जा रहा है। तो ये समझा जा सकता है कि सरकार अपने स्तर पर जो सुविधाएं देने का काम कर रही है उसके सकारात्मक परिणाम साथ देखने को मिलेंगे। और जो पुरानी जो रूढ़िवादिताएं थी या जिस तरीके से कहा जाता था कि खेलने से बच्चों का भविष्य नहीं संवर पाएगा, तो वो चीजें पीछे बदलती नजर आ रही है। क्योंकि बदलते दौर में समझा जा सकता है कि जिस प्रकार से चाहे ओलंपिक का हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो या फिर दूसरे जो खेल के क्षेत्र है, जिस प्रकार से देश के उदयमान खिलाड़ी काम कर रहे हैं या देश का नाम रोशन कर रहे हैं, तो उससे जो नई जनरेशन है, जो युवा पीढ़ी है, वो उनसे इंस्पायर यहाँ पर हो रही है और उसी से प्रेरणा लेकर वो अपने आप को इन खेल के क्षेत्रों में आगे बढ़ाने का काम कर रही है। उत्तराखंड में कहा जा सकता है कि जो पहाड़ी क्षेत्र के जो मूल के जो खिलाड़ी हैं, जिनमें प्रतिभाएं बहुत सारी, अगर उन्हें बेहतर मंच मिलता है तो फिर वो बेहतर चीजें यहाँ पर कर सकते हैं। तो उनको बेहतर बनाने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है। खेल महाकुंभ सरकार की तरफ से आयोजित किए जा रहे हैं ताकि राज्य के ग्रामीण स्तरों के जो खिलाड़ी हैं वो बाहर निकल कर आ सके, उनको और संवारा जा सके। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और वहीं उत्तराखंड की धामी सरकार कोई खतरा जो है उन्हें नहीं है, ये हम नहीं कह रहे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट बोल रहे हैं। गैरसैंण के आयोजित मानसून सत्र में निर्दलीय विधायक उमेश शर्मा ने सरकार गिराने की साजिश प्रदेश में रचे जाने की बात कही थी, जिस पर सदन के भीतर तो कुछ नहीं हुआ। बीजेपी का कोई विधायक कुछ नहीं बोला, लेकिन अब सत्र खत्म होने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि धामी सरकार को कोई खतरा नहीं है। 2027 में दोबारा उनके नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनेगी। स्थायी सरकार पर किसी प्रकार का विषय बनता नहीं है। सदन में कोई विषय उठता है उसको सरकार संज्ञान लेती है। दल के मुखिया होने का कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई सदन करने की सोच नहीं सकता है। जिस तरह के विषयों को खड़ा करते हैं कई बार उन पर भी संशय खड़ा होता है, इसलिए उस बात का कोई आधार नहीं है। और मैं कहता हूँ हमारी सरकार स्थिर सरकार है। तीसरी बार धामी जी के नेतृत्व में हम प्रजल बहुमत से। और वहीं देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व आईएएस सुशील कुमार बने राज्य निर्वाचन आयुक्त चंद्रशेखर भट्ट के रिटायर होने के बाद खाली था पद। जुलाई में खाली हुआ था आयुक्त पद, तो ये जानकारी सामने आ रही है। जुलाई में ये पद जो है खाली हुआ था, देहरादून से ये जानकारी। और चंद्रशेखर भट्ट के रिटायर होने के बाद पद खाली हुआ था, जिसके बाद पूर्व आईएएस सुशील कुमार राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाए गए हैं। तो ये बड़ी जिम्मेदारी, देहरादून से ये जानकारी सामने आ रही है। पूर्व आईएएस सुशील कुमार को लेकर अब उन्हें राज्य निर्वाचन आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई है। चंद्रशेखर भट्ट के रिटायर होने के बाद ये पद जो है खाली था, जिसके बाद अब जो है इस पद पर उन्हें नियुक्त किया गया है। जुलाई में यह पद जो है खाली हुआ था। और खबर देहरादून से है, जहां भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस और हरीश रावत पर तंज कसा। कहा कि अपने सीएम कार्यकाल या पहले भी हरदा कभी गैरसैंण को स्थायी राजधानी के पक्षधर नहीं रहे और अब दिखावा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गैरसैंण को राजधानी बनाने में अपनी ही पार्टी के सदस्यों को अवरोधक बताने का दावा भी भ्रामक है।
महेंद्र भट्ट ने कहा कि जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तब क्यों नहीं गैरसैंण को स्थायी राजधानी की घोषणा की गई। अब 7 साल बाद ही उन्हें सब याद आ रहा है। वहीं हरीश रावत पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम हरदा जनता का विश्वास खो चुके हैं। सच्चाई यह है कि हरदा कभी भी राज्य निर्माण के पक्ष में नहीं थे। स्वयं को गैरसैंण का शुभ चिंतक बताने का जो है वो ढोंग रच रहे थे। ये भाजपा ने बनाया, देश का राजधानी भाजपा ने बनाई। गैरसैंण के विकास के लिए भाजपा कटिबद्ध है और आगे भी जो कुछ भी करना होगा वो भाजपा ही करेगी। वहाँ का ढांचागत व्यवस्था को सुधार करना हो, भविष्य के अंदर प्रशासनिक इकाई की व्यवस्था करनी हो, भाजपा का दूसरा कर नहीं सकता है। हरीश रावत जी जो बात कह रहे हैं वो ये भूल क्यों जाते हैं। उसके बाद 2 साल तक मुख्यमंत्री रहे और इतना खौफ हो गया कि जो पार्टी छोड़ के चले गए उसके बाद भी गैरसैंण को राजधानी नहीं बनाई। तो ये कौन सा क्या विषय समाज को दे रहे हैं। समाज सब चीज को जानता है, समाज को पूरा पता है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा उत्तराखंड राज्य के हर क्षेत्र के विकास के लिए हर दल केवल राजनीति करता है। हम और वहीं शिक्षिका कुसुमलता गड़िया को शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बधाई दी और कहा कि नेशनल टीचर्स अवार्ड मिलना प्रदेश के लिए गौरव की बात है। आपको बता दें, कुसुमलता गड़िया राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वीणा में शिक्षिका हैं। राजवासी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए चयनित होने पर शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने उन्हें शुभकामनाएं दी है। वहीं प्रदेश की कांग्रेस केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा एक बार फिर शुरू होने जा रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि हालात ठीक होते ही केदारनाथ रक्षा प्रतिष्ठा यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। आगे उन्होंने कहा कि केदारनाथ मंदिर धाम ट्रस्ट ने यह मान लिया है कि वह दूसरा मंदिर नहीं बनाएंगे। प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा दोबारा शुरू होगी और प्रशासन से हम लोग टच में हैं। हम लोग लगातार उनसे बात कर रहे हैं कि केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा जो है वो हम लाना चाहते हैं। वो अभी के वहां के हालातों को सही नहीं बता रहे हैं और उनका ये कहना है कि थोड़ा समय रुक जाइए, हम जैसे ही रास्ता बन जाएगा पैदल जाना तब आइएगा। क्योंकि केदारनाथ मंदिर धाम ट्रस्ट जो दिल्ली का है उसने भले ही ये मान लिया कि हम नहीं बनाएंगे, लेकिन उन्होंने जो पत्र लिखा है ये पत्र से हमें गंभीर आपत्ति है। इस पत्र की अंतिम 2 लाइनें मैं पढ़ूंगा, उसको आप सुनिएगा। इस सारे देश के सनातन धर्मियों को और उत्तराखंड के सनातन धर्म को मानने वालों के लिए चैलेंज है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोड़ी। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। लिखते हैं, ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष श्री सुरेंद्र सौतेला ने इस्तीफा देने के बाद हम सभी ट्रस्टी बहुत आहत हुए हैं कि हिंदू धर्म में धार्मिक भावनाओं की कोई कदर नहीं है और मंदिर बनाना हिंदू धर्म में अच्छा कार्य नहीं। ये उनका पत्र है। बढ़ते आगे, उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन और प्रबंधन के लिए एकीकृत स्पोर्ट्स पोर्टल और ऐप डेवलपमेंट करने के साथ स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट स्थापित की जाएगी। यह फैसला खेलों के आयोजन से संबंधित उच्चाधिकार समिति की हुई पिछले दिनों बैठक में लिया गया। प्रतियोगिताएं देहरादून, नैनीताल, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, टिहरी और पिथौरागढ़ में होनी है, जहां आयोजन स्थलों, स्टेडियम और खेल परिसरों के आसपास की सड़कों के नेटवर्क को मजबूत करने के लिए लोक निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर को नोडल अधिकारी नियुक्त करने के संबंध में निर्देश दिए गए। देखिए, राष्ट्रीय खेल हम लोग जो उम्मीद कर रहे हैं कि 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर के मध्य में, जिसको लेकर विभाग लगातार प्रयासरत है। केंद्रीय खेल मंत्री जी से भी हमने अनुरोध किया है। इसके साथ ही भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा से भी इसका आग्रह किया है कि जल्द से जल्द इसकी तिथि घोषित होते हुए संभावित समय में जो है इसको कराया जाना जो है वह सुनिश्चित किया जाए। और विभाग ने जो इसकी संदर्भ में सारे साधन संसाधन, जो कि हमारे 34 गेम होने हैं, जो मैंडेटरी गेम है, उसकी पूरी तैयारी जो हम लोगों ने कर ली है, उसके परिप्रेक्ष्य में मैं स्वयं खेल मंत्री जी को भी इसकी सूचना और पत्राचार कर चुकी हूँ।
भारतीय ओलंपिक संघ के साथ में भी इसका पत्राचार किया जा चुका है और मैं बहुत जल्द दिल्ली जाते हुए निश्चित रूप से उसकी तिथि के लिए पुनः आग्रह करने के लिए जा भी रही हूँ। तो मेरा मानना है कि राष्ट्रीय खेलों को लेकर सरकार विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में हमारी संपूर्ण तैयारियां हैं। अब बात आती है प्रबंधन की। निश्चित रूप से राष्ट्रीय खेल एक विभाग का योजना नहीं है। राष्ट्रीय खेल मैं समझती हूँ पूरे प्रदेश का विषय है। इसमें जिन जिन विभागों की सहभागिता बनती होगी। और उत्तराखंड में निकाय चुनाव नजदीक है, जिसको लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों राष्ट्रीय पार्टियां जीत का दावा कर रही है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि मेरी विपक्षी दल को शुभकामनाएं हैं, पर जब से राज्य बना है भारतीय जनता पार्टी को हर चुनाव में जनता का पूरा सहयोग मिला है, चाहे वह लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव या निकाय चुनाव। जनता हमेशा भाजपा के साथ रही है और इस बार भी निकाय चुनाव में उत्तराखंड के जनमानस का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। हमारी उनको शुभकामनाएं हैं, लेकिन मुझे लगता है राज्य बनने के बाद जो निकाय हो चाहे पंचायत चुनाव हो, उसके जो परिणाम है वो सबने देखे और उत्तराखंड की जनता का हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ आशीर्वाद रहा है। हम चाहे निकाय चुनाव की बात करें, चाहे लोकसभा चुनाव की बात करें, चाहे विधानसभा चुनाव की बात करें या पंचायतों की बात करें, हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड के जनमानस का आशीर्वाद मिला है और आगे भी प्रत्येक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जनता। और बढ़ते आगे, उत्तरकाशी के वरुणावत पर्वत पर हुए भूस्खलन को लेकर पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण ने प्रशासन से अनुरोध किया है कि भूवैज्ञानिकों की टीम द्वारा सर्वेक्षण कर अभी और भविष्य में सुरक्षा उपायों पर विचार किया जाए। उन्होंने कहा 2003 में भी इस पर्वत पर भूस्खलन सक्रिय हुआ था, अब दूसरे छोर से भूस्खलन हुआ है, इसके कारणों का पता लगाना जरूरी है। वहीं उन्होंने उम्मीद जताई है कि प्रशासन इस मामले में तत्काल कार्रवाई कर सक्रिय हुए भूस्खलन जोन की वस्तुस्थिति को स्पष्ट जानकारी जो है इसको लेकर हासिल करेगा। के कारण पुनः वर्णावत भूस्खलन एक्टिवेट हुआ है और ये बड़ा सेंसिटिव उसमें वो है और इस पर तत्काल मैं वार्ता भी करूंगा, शासन से माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता करूंगा और मैं जिलाधिकारी और सभी जिला प्रशासन से भी अनुरोध करता हूँ कि अभी तात्कालिक सुरक्षा का इंतजाम करवाया जाए और भू वैज्ञानिकों की टीम बुलवाकर और प्रारंभिक तौर पर सुरक्षा की दृष्टि से क्या कार्य प्रारंभ करवाया जाए, इसके लिए तत्काल सरकार के द्वारा कदम उठाए जाएंगे। और मैं भी क्योंकि ये 2003 और 4 में भी वर्णावत एक्टिवेट हुआ था और निश्चित तौर पर इस पर अभी जो ये दूसरी जगह से अभी एक्टिवेट हुआ है, देखना पड़ेगा इसके क्या कारण है। बढ़ते आगे, रामनगर की सीमा पर बहने वाले पन्याली नाले पर बने वैली ब्रिज में एक बार फिर ब्रेक लग गया है। बीते 1 अगस्त को सल्ट विधायक महेश जीना ने इसका शुभारंभ किया था, लेकिन पन्याली नाले के उफान पर आने के बाद वैली ब्रिज के नीचे कटाव के चलते एक बार फिर इस आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। लोक निर्माण विभाग ने यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर यातायात बंद किया है। दरअसल पहाड़ों में हो रही बारिश के चलते मोहान क्षेत्र में जो है 6 जुलाई को पन्याली नाले पर बना ब्रिटिश कालीन पुल टूट गया था। पुल के टूटने के कारण रामनगर से रानीखेत को जाने वाले यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद प्रशासन ने यहां पर वैली ब्रिज बनाने का फैसला किया। मोहान क्षेत्र में 1 अगस्त को वैली ब्रिज का उद्घाटन किया गया, जिसके बाद वैली ब्रिज लोगों के आवागमन के लिए खोल दिया गया था। वहीं बीती रात पन्याली नाले के उफान पर आने के बाद वैली ब्रिज के नीचे कटाव होने के चलते इसमें एक बार फिर सुरक्षा के चलते आवाजाही बंद कर दी गई। हम विशालघाट चारे के रहने वाले हैं, लेकिन हमें भी दिक्कत आ रही है कि मतलब ये कार्य जरा ढंग से अगर पूरा हो जाए तो हमारा यातायात जो है रास्ता यही बढ़ता है और यह हमें दिक्कत ना आए। और इस नाले में सारी जनता को ही परेशान कर रखा है, विभाग को भी परेशान कर रखा है और इसके लिए कोई ऐसी उपाय सोचनी चाहिए विभागों को कि जो ये रास्ता हमारा फिर यातायात बने रहे। और हम कल शाम को अत्यधिक वर्षा और अतिवृष्टि के कारण पन्याली जो है नाला है उफान पर था, कहीं ऊपर बादल फटा ऐसा संभावना है इसकी, जिससे बहुत पानी आया और जो हमने पुल पर सुरक्षात्मक कुछ कार्य करवाए थे प्लम कंक्रीट के वो बह गए थे
और जिससे हमारे अबेटमेंट को अभी खतरा पैदा हो गया है। और सुरक्षा की दृष्टि से कल शाम में हमें यातायात को रोकने हेतु प्रशासन को अवगत करा दिया गया था और वर्तमान में पुल पर यातायात के लिए हमें जो है बंद कर दिया गया है। ये कितना समय लगेगा, इसे कितने दिनों तक बंद रहेगा? अभी हफ्ता भर 7 दिन लगभग लगेंगे इसमें हमें सुरक्षात्मक कार्य करने में, उसके बाद खोल दिया जाएगा। और राजस्व परिषद उत्तराखंड में एक सीनियर अधिवक्ता से मारपीट का मामला सामने आया है, जिसमें अधिवक्ता एक सीनियर एडवोकेट से मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। इसको लेकर अधिवक्ताओं ने मिलकर एसएसपी देहरादून को मामले की शिकायत और उचित कार्रवाई की मांग की है। मामले के संबंध में बताते हुए बार एसोसिएशन देहरादून के सचिव राजवीर सिंह बिष्ट ने कहा कि सीनियर अधिवक्ता विपक्षी अधिवक्ता के साथ आए और कुछ और लोगों ने मारपीट करनी शुरू कर दी और इसके संबंध में एसएसपी देहरादून को शिकायत करते हुए मामले में कार्रवाई की मांग की है। साथ ही इसको लेकर राजस्व कोर्ट में 1 दिन की हड़ताल भी रखी गई। रिंग रोड पे जो सीआरसी कोर्ट है, हमारी रेवेन्यू की सबसे बड़ी कोर्ट होती है, वहाँ पर कल हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता प्रद्युमन गर्ग साहब, वो किसी मुकदमे में बहस उन्होंने अपनी समाप्त की। उसके बाद वो कैंटीन में जाकर अपने क्लाइंट के साथ चाय पी रहे थे। उसी मुकदमे में जो डिफेंडेंट पार्टी है वो खुद एडवोकेट है और उस मुकदमे में पक्षकार भी स्वयं है। तो वो कुछ अन्य लोगों के साथ लेकर वहाँ पर आए थे कैंटीन में, लगभग 2 गाड़ियों में भर के वो लोग आए थे। बताया जा रहा है जो दूसरा एडवोकेट है लक्सर का हरपाल सिंह, उसका बेटा भी एडवोकेट है और अपने साथ 10-12 लोगों को लेके आया था और उनके साथ कैंटीन में जाते ही उसने प्रद्युमन गर्ग जी जो हमारे वरिष्ठ एडवोकेट के साथ मारपीट स्टार्ट कर दी। कारण उनका जो इंटेंशन रही है वो शायद मुकदमे से रिलेटेड या उनके पर्सनल जो रही है वो अपने फेवर में चाहते हों, लेकिन प्रद्युमन गर्ग साहब ने जब उस बात का विरोध किया होगा तो उनकी मनचाही चली। मारपीट के साथ साथ जो वीडियो को देखते हुए प्रत्यक्षदर्शी उनका कहना था कि उनको उठा करके वो गाड़ी में ले जाना चाह रहे थे। एक प्रकार से उनका अपहरण करने की योजना बना के आए थे। अन्य अधिवक्ता को जब ये बात पता चली वो कैंटीन जो और दौड़े बीच बचाव हुआ तो वो लोग अपनी अलग अलग गाड़ियों से वहां से फरार हो गए। और रुड़की के जस्सावाला रोड के पास महर्षि दयानंद मेडिकल साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कॉलेज में गुलदार का जोड़ा दिखाई देने से हड़कंप मच गया। आपस में खिलाड़ी करते हुए गुलदार के जोड़े की हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। गुलदार दिखाई देने पर आसपास के ग्रामीणों और स्कूल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। घनौरी क्षेत्र के जस्सावाला रोड पर एक कॉलेज में गुलदार की धमक से दहशत बनी हुई है। कॉलेज प्रबंधक ने वन विभाग से गुलदार को पकड़ने की मांग की है। उन्होंने बताया कि रात के समय गुलदार दीवार फांदकर कॉलेज के अंदर घुस आए थे। तो कॉलेज प्रबंधक ने वन विभाग को इसकी जानकारी दी और विभाग से इसे पकड़ने की अपील की है। उनका कहना है कि दीवार फांदकर जो रात को ये गुलदार है वो कॉलेज परिसर में घुस जाते हैं। और देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।